स्वागत, सबको राम राम। और अजय भाई, आज जीएनएम है हाँ जी। और डेट हो गई है आज 19 मई 2025। और जीएनएम में हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है डॉक्टर प्रशांत? रीनल पेल्विस चलेगा। एसबीएस ऑफ रीनल पेल्विस, पेज नंबर 230। पेज नंबर 230 पे एसबीएस ऑफ द रीनल पेल्विस चलेगा और चैप्टर चल रहा है हमारा किडनी एंड यूरेटर। एसबीएस ऑफ द रीनल पेल्विस के साथ में फिगर दे रखी है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। डॉक्टर श्रेय, गुड मॉर्निंग भाई। धीरेन्द्र सर भी आ गए तो हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। तो 230 पे जीएनएम में किडनी एंड यूरेटर चैप्टर में एसबीएस चलेगा आज, एसबीएस ऑफ द रीनल पेल्विस। इसके साथ में फिगर दे रखी है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। तो सीधी सीधी बात है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है रीनल पेल्विस को। और इसमें जो हेडिंग है पहला, वो है इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस, पाइलोनेफ्राइटिस ब्रैकेट में कह रहे हैं, कोमा कैंसर ऑफ द रीनल पेल्विस, पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से इसको जाना जाता है ज्यादातर, इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस को। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं इसमें टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट। टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट है नॉट बीइंग एबल टू मेक ऑफ द टेरिटरी बॉर्डर, नॉट बीइंग एबल टू मार्क ऑफ, अपनी टेरिटरी के बॉर्डर्स को मार्क नहीं करने में सक्षम है कि मेरी हद कहां तक है, वहां तक मार्क करने में असक्षम होगा। एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं नॉट बीइंग एबल टू मार्क ऑफ वन सेल्फ और वंस टेरिटरी, नॉट नोइंग वेयर वंस टेरिटरी ब्रैकेट में कह रहे हैं प्लेस इज, नॉट नोइंग what to decide or unable to find its own decision, not being able to mark off one's self or one's territory, वो सक्षम नहीं है अपनी टेरिटरी या अपनी हद को मार्क करने में। वो नहीं जानता कि उसका स्थान कहाँ है। डॉक्टर दीपशिखा, मेरी जगह कहाँ है, मेरा आखिरकार मेरा स्थान कहाँ है इस घर में, इस जगह में, इस जहान में, वो नहीं जानता। नॉट नोइंग व्हाट टू डिसाइड, नहीं जानता क्या डिसाइड करना है, या अनेबल है टू फाइंड इट्स ऑन डिसीजन, अपने डिसीजन को फाइंड करने में। तो ये कंफ्यूजन, कंफाउंडेड जैसे रूब्रिक्स आएंगे। मुझे बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय। मेरा एक पेशेंट, लेडी पेशेंट आती थी 6-7 साल पहले, 7-8 साल पहले बल्कि। तो वो बोलती थी, उसको यूटीआई था, यूटीआई रहता था, अक्सर आती थी तो कहती थी आपको पेशाब में जलन हो रही है, आपको पेशाब में जलन हो रही है, मेरे से बोलती थी वो। तो बेसिकली वो आपको कह, उसका भाव था अपने से, तो वो कन्फाउंडेड थी बेसिकली। कन्फाउंडेड वाला जो भाव मुझे वहां से आया, तो उसको पहली बात तो टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरी बात यह है कि ऐसा बंदा या तो कन्फाउंडिंग में मिलेगा या कंफ्यूजन में मिलेगा, डिसीजन नहीं ले पा रहा, ऐसा और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये याद आया, मैं यहाँ इसलिए बताया इसको। इन नेचर द मेल walls mark the outer borders of the territory, the females mark the inner border। प्रकृति में जो मेल, जो भेड़िया है, वॉल्स, वो आउटर बॉर्डर ऑफ द टेरिटरी को मार्क करते हैं, और फीमेल जो है मार्क द इनर बॉर्डर, फीमेल इनर बॉर्डर को मार्क करती है एक तरह से। With man, it is usually about the outer territory, ब्रैकेट में कह रहे हैं the job, car, club, etc. And for women around the inner territory, partner, child, friend, home, etc.
तो जैसे नेचर में पशुओं में मिलता है, वॉल्स में मिलता है, ऐसे देखो मैन के अंदर भी है। मैन के अंदर आउटर टेरिटरी का मतलब है जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, क्लब से रिलेटेड, बाहर का काम, बाहर का देखता है पुरुष। और घर के अंदर अपने बच्चों को लेके, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने दोस्तों को लेकर के, अपने घर गृहस्थी को लेकर के जो दायरा है, या वो टेरिटरी फीमेल की है। अब देखो कितना खूबसूरत अरेंजमेंट था हमारे कल्चर में कि जो मेल है, आज भी है बल्कि, मेल बाहर से कमा के लाता है और घर चलाती है महिला। गांव में ये कह दिया जाता है कि भाई हम तो कमा के घर दे देते हैं, और भाई क्या देना, क्या लेना, किसको क्या करना है, अलन चलन जो भी है वो घर वाली देखती है। गृह मंत्री बोलते हैं कई बार मजाक में, कहते हैं भाई गृह मंत्री से पूछना पड़ेगा, या गृह मंत्री। तो अब देखो ये नेचुरल था डॉक्टर श्रेय, ये प्राकृतिक व्यवस्था है कि फीमेल घर की मालकिन होती है, और मेल जो है वो बाहर का डोमेन, बाहर के टेरिटरी से संबंध रखता है। आगे कह रहे हैं इसमें, इन लेक्सिकॉन डर, ये जर्मन लैंग्वेज है बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पॉइंट्स आउट, इस कोई जर्नल या बुक है, हॉर्स्ट कोचलर ने पॉइंट आउट किया है दैट द वुमेन्स मोस्ट इंटीमेट टेरिटरी इज हर ओन बॉडी। और उसमें भी वुमेन के लिए एक और दायरा और आ गया। वैसे तो पार्टनर, उसका घर, उसका चाइल्ड, उसका फ्रेंड, होम है, लेकिन हॉर्स्ट कुचलर साहब ने पॉइंट आउट करा कि इसमें भी वुमेन की जो सबसे इंटीमेट टेरिटरी है वो उसका अपना शरीर है। गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस, इनवॉलेंट्री और टॉलरेटेड sexual intercourse could be one reason why women suffer from urinary illness more than men। अब देखो इसका इशारा कितना अच्छा आया कि वह कैसे बॉडी जो है इंटीमेट टेरिटरी है किसी वुमन के लिए। तो बताया गया कि गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने की वजह से, या इनवॉलेंट्री और टॉलरेटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से एक बड़ा कारण बनता है कि वुमेन्स में अक्सर यूटीआई रहता है, यूरिनरी इलनेस मोर देन मैन से ज्यादा यूरिनरी इलनेस वुमेन में मिलती है। तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा एक विंडो और खुल गई। हम यूटीआई को जनरली वुमेन के शरीर से बाहर रखते थे, हमेशा बाहर का देखते थे कि पार्टनर से इसका रिलेशन ठीक नहीं है, या इसकी टेरिटरी को लेकर के है। लेकिन भाई अगर उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ रहा जाए, इंटरकोर्स किया जाए, तो यहाँ भी यूटीआई का एक कारण मिल जाएगा। और इनडायरेक्टली एवर्जन टू पार्टनर जैसी बात तो यहाँ इनडायरेक्टली आ जाएगी अपने आप भी। कह रहे हैं कि द राइट रीनल पेल्विस और आउटर फेमिनिन साइड इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मार्क द इनर टेरिटरी। बहुत अच्छे बात ये दोनों पॉइंट में निकलने वाली है कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रखा है पैथोलॉजी में, इससे पता चल जाएगा कि टेरिटरी इनर है या आउटर है। तो कह रहे हैं राइट रीनल पेल्विस अगर है और यूरेटर है राइट वाला, यानी कि फेमिनिन इसको बोला गया है। जो कॉन्स्टिलेशंस हैं आगे आएंगे, 316 317 पर हम मस्कुलिन और फेमिनिन पढ़े थे ये टेरिटरी के लेकर के। तो ये फेमिनिन डिफेंस होगा। तो इसमें भाव आएगा नॉट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मार्क द इनर टेरिटरी। द लेफ्ट रीनल पेल्विस या आउटर या यूरेटर अगर इन्वॉल्व है तो ये मस्कुलिन डिफेंस है, मस्कुलिन साइड है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मार्क द आउटर टेरिटरी, तो ये जुड़ा होगा आउटर टेरिटरी को मार्क ना करने से। तो अगर देखा जाए मोटे तौर पे, तो जो मेल का है वो कौन सा यूरेटर या कौन सा रीनल पेल्विस अफेक्ट होगा, लेफ्ट वाला जनरली। लेकिन अगर किसी फीमेल का लेफ्ट यूरेटर या लेफ्ट रीनल पेल्विस दिक्कत में है तो वो मस्कुलिन डिफेंस ले रही है अब, है ना दीपशिका? जी जी।
हाँ, जी। और अगर किसी मेल का राइट रीनल पेल्विस राइट साइड में राइट यूरेटर में दिक्कत है तो वो फेमिनिन ले रहा है। वैसे तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका असेसमेंट, ये इसका एक्सेस वहां तक जाता है कि यदि लेफ्ट यूरेटर में पथरी है, लेफ्ट यूरेटर में इन्फ्लामेशन है, चाहे कोई सा भी जेंडर हो, तो एक भाव आएगा लेफ्ट पेल्विस। और अगर राइट में स्टोन है, राइट में पेल्विस में, पेल्विस ऊपर 3 बताए थे ना, जब उससे किडनी से निकलता है तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है पेल्विस, रीनल पेल्विस बेसिकली। पीछे फिगर भी है। अगर वहां पे दिक्कत है पथरी के रूप में या कैसे, तो भाव जाएगा कि कौन सा डिफेंस ले रही है बॉडी। पेज नंबर 224 पे है ये पेल्विस, रीनल पेल्विस बेसिकली रेड कलर में जो दे रखा है, तो निचले वाला पार्ट है ये रेड कलर में। तो देखो ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर किसी मेल का राइट रीनल पेल्विस अफेक्ट है डॉक्टर श्रेय, तो वो फेमिनिन डिफेंस ले रहा है अब, यानी कि मस्कुलिन नहीं ले पा रहा, वो फेमिनिन हो सकता है बंदा, है ना। मतलब एफिमिनेट पहले भी हो सकता है, या फिर वो एक तरह से अपने मस्कुलिन पार्ट को नहीं संभाल पाया और वो फेमिनिन साइड में चला गया। ऐसे समझो जैसे ताऊ बहुत गुस्से वाला, बहुत मर्दाना ताऊ बाद में जाकर के फेमिनिन हो जाता, और जो ताई जो शुरू में होती है, आंटी या ताई जो शुरू में बहुत फेमिनिन होती है, बाद में जाके वो मस्कुलिन हो जाती है डॉक्टर दीपशिखा, मस्कुलिन। तो ओल्ड एज में यदि किसी बुजुर्ग मेल को राइट रीनल पेल्विस में गड़बड़ है, तो वो बंदा अब फेमिनिन डिफेंस ले रहा है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है वो यंग एज में वो अच्छा मस्कुलिन रहा होगा, एक बात। या फिर वो शुरू से ही एफिमिनेट है और अभी भी एफिमिनेसी में ही है ना। दोनों भाव आ सकते हैं, लेकिन ये बाद वाला जनरली आता नहीं है। लाइफ के बाद वाले पड़ाव में अपोजिट हो जाती है जनरली फिगर, जनरली फिगर अपोजिट हो ही जाती है ज्यादातर। जो शुरू में दबे दबे लोग रहते हैं वो बाद में मुखर हो जाते हैं, और जो शुरू से मुखर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, वो बाद में जाके डाउन होते हैं। ये प्रकृति का एक थोड़ा सा एक सेटअप ऐसा ही है, लेकिन फिक्स नहीं है कुछ भी, देखना होगा पर्सन टू पर्सन कैसा आ रहा है ना भाई। सर जनरली हम राइट और लेफ्ट को, तो फिर अगर ये चीज हमने नहीं देखी तो कॉम्प्लीट, वैसे तो हम ये देखते हैं कि राइट साइड ज्यादा प्रैक्टिकल साइड होता है और लेफ्ट साइड काफी इमोशनल साइड होता है। हाँ, यह बहुत अच्छी बात आपने यहाँ कह दी दोस्त। ये फेमिनिन डिफेंस और मस्कुलिन डिफेंस राइट साइड और लेफ्ट साइड से संबंधित नहीं होते। हाँ, ये कॉन्स्टिलेशन है। और अब मैं चल ही दूं फिर 316 पेज पे एक बार। बेसिकली 316 है वो, कॉन्स्टिलेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स डॉक्टर श्रेय। तो बेसिकली हम जनरली पढ़ते चले आते हैं कि राइट साइडेड बंदा और लेफ्ट साइडेड बंदा, राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड रिलेटेड टू पार्टनर, बिजनेस, नाइबर वगैरह, है ना, प्रॉपर्टी। और लेफ्ट वाले को मानते थे मदर, पार्टनर, चाइल्ड, होम वगैरह, सॉरी मदर, चाइल्ड, होम से। लेकिन ये जो कॉन्स्टिलेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात आती है, तो इसमें मस्कुलिन और फेमिनिन का मतलब राइट और लेफ्ट से नहीं है। ये हार्मोनल डिफेंस है, बेसिकली हार्मोन्स रिलेटेड डिफेंस है एक तरह से। तो इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड जो हम पढ़ते चले आए हैं पीछे से, उसके ये अलग चीज है दोस्त, वहां मिक्स नहीं करेंगे हम इसको। अब जैसे ये टेरिटरी से रिलेटेड है सबसे पहली बात, और जो राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड वैसे जनरली है, तो वो टेरिटरी से नहीं है, वो ग्रोथ से भी हो सकता है, एंडोडर्मल लेयर से भी हो सकता है, मेसोडर्मल लेयर से भी हो सकता है, समझ रहे हो। लेकिन जो टेरिटरी से रिलेटेड एक एस्पेक्ट दूसरा कॉन्स्टिलेशन के रूप में आया है टेरिटरी से। अब ये कॉन्स्टिलेशन से रिलेटेड क्या है कि द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द लेफ्ट साइड, जो बंदा, इसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूं, मजा आ जाएगा। कॉन्स्टिलेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कह रहे हैं जनरली, इसमें हेडिंग तो दिया है मेनिया और डिप्रेशन का, लेकिन इसमें जो ये बताएंगे ये हमारे जनरली एज ए जनरल रूल हमें समझ में आ जाएगा।
whether a person is or become manic or depressed depend on whether the so-called territorial part of the left or right cerebral cortex is affected by conflict. तो पहले तो ये मेनिया डिप्रेशन का कारण बता रहे हैं कि ये बंदा मेनिया में जाएगा या डिप्रेशन में जाएगा, ये निर्भर करेगा कि टेरिटोरियल पार्ट कौन सा, लेफ्ट का या राइट का सेरिब्रल कॉर्टेक्स अफेक्ट हो रहा कॉन्फ्लिक्ट से, एंड विच साइड इज एसेंचुएटेड, और कौन सी साइड ज्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, तो अब जनरली इसमें बोल रहे हैं द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द लेफ्ट साइड, टेरिटोरियल एरिया ऑफ द लेफ्ट साइड को फेमिनिन साइड भी बोला। इसमें बंदा डिफेंस करेगा डॉक्टर से, डॉक्टर दिलीप से कहा, शायद अमित शर्मा भी आ गए, आवाज आ रही थी अभी। टेरिटोरियल एरिया जो फेमिनिन साइड का है, ये कैसे पता चलेगा कि ये फेमिनिन डिफेंस ले रहा? अगर बंदे की कोरोनरी वेन अफेक्टेड हो रही हो और सर्वाइकल म्यूकोसा, ये फीमेल के लिए है, रेक्टल म्यूकोसा अगर अफेक्ट हो रहा है किसी के बीमारी, लैरिंजियल म्यूकोसा और मसल्स अगर हो रखी है, जैसे लैरिंजियल अस्थमा है, इस है ना। अगर किसी बंदे को, पेशेंट आपके सामने है, राइट ब्लैडर म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड हो रही है, तो सीधी सी बात है कि ये बंदा फेमिनिन डिफेंस ले रहा है। ये शरीर इस इंसान का शरीर फेमिनिन डिफेंस ले रहा है। द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द राइट या मस्कुलिन साइड अगर देखें तो इसमें बंदा सामने आएगा हमारे जिस बीमारी लेके कोरोनरी आर्टरीज की और म्यूकोसा ऑफ द सेमाइनल वेसिकल्स की, स्टोमक म्यूकोसा मेम्ब्रेन की, एपिथेलियम कैरेंडस लगा के, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह जो होते हैं, बाइल डक्ट्स की और पैंक्रियाटिक एक्सक्रीटरी डक्ट की। अगर बाइल डक्ट या पैंक्रियाटिक डक्ट, एक्सक्रीटरी डक्ट किसी फीमेल की इन्वॉल्व हो रखी है तो वो मस्कुलिन डिफेंस ले रही है, मर्दाना एक तरह से डिफेंस ले रही है। ब्रोंकियल म्यूकोसा एंड मस्कुलेचर, अगर यहाँ देखो अस्थमा दो तरह का आता है हमारे सामने, लैरिंजियल अस्थमा है या ब्रोंकियल अस्थमा है। तो अगर ब्रोंकियल म्यूकोसा या ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकियल म्यूकोसा या मस्कुलेचर की कोई प्रॉब्लम है तो बंदा मस्कुलिन डिफेंस ले रहा है डॉक्टर से। लेफ्ट ब्लैडर म्यूकोसा भी इसी में रखा गया है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है हमारे पास जब मरीज आता है कि इस मरीज को कौन सा पार्ट, कौन सा टिश्यू परेशानी में है, कौन से डिजीज है किस टिश्यू का, तो हम उससे एक आइडिया लगा लेते हैं और उससे हमें उसका एक हार्मोन लेवल एक तरह से पता चल जाता है। समरी में कह रहे हैं, इन समरी बस, लेकिन यहाँ पे हेलो इन समरी हेलो, हाँ जी, मेरा बीच यहाँ पे जो हाँ बेटा, यहाँ पे जो दिया है ना वो जस्ट अपोजिट दिया है कि यहाँ पे राइट रीनल पेल्विस जो है वो फेमिनिन साइड को बता रहा है और लेफ्ट वाला मैस्कुलिन को बता रहा है। हाँ जब उल्टा दिया है हाँ, लेफ्ट वाला फेमिनिन और राइट मैस्कुलिन। नहीं बहुत बढ़िया, इससे भी आइडिया आ रहा है बेटा कि वो पाली पलट, कहते हैं ना पाला पलट गया। हाँ, इसमें भी इसे भी ये भाव आ रहा है कि जो है वो पाला पलट गया, जो मेल साइड में था वो बाद में फीमेल की तरफ आ गया राइट रीनल पेल्विस की वजह से, है ना बेटा। और यहाँ वो उस बात का भी खंडन होता है डॉक्टर सरे जो अभी आप कह रहे थे कि राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब देखो राइट साइड रीनल पेल्विस है जबकि फेमिनिन डिफेंस है। वही जी। हाँ, तो इस डिफेंस को बिल्कुल अलग से समझ के चलेंगे टेरिटोरियल एरिया से रिलेटेड। समरी में कह रहे हैं, हाँ बेटा एक, हाँ वही समरी वाले कह रहे हैं, वो भी पढ़ लीजिए। हाँ, ये बस 2-3 लाइनें और पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं इन समरी इफ द लेफ्ट साइड इज अफेक्टेड मोर द टेंडेंसी इज टुवर्ड्स मेनिया। अभी मेनिया और डिप्रेशन के रूप में बताएंगे। यदि लेफ्ट साइड अफेक्टेड ज्यादा हो रही है, लेफ्ट साइड इज अफेक्टेड मोर बोले तो लेफ्ट साइड फेमिनिन साइड, ये लेफ्ट साइड बॉडी को मत मान लेना अभी भी। अगर लेफ्ट साइडेड अफेक्टेड मोर यानी कि ये वाले आ रहे हैं एसबीएस, कोरोनरी वेन, सर्वाइकल म्यूकोसा, रेक्टल म्यूकोसा, लैरिंजियल म्यूकोसा, इस तरह का, तो यहाँ पर इंसान अगर वो कॉर्पोरियल टू नॉन कॉर्पोरियल जाएगा तो मेनिया में जाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि किसी को लैरिंजियल अस्थमा है और वो सप्रेस हो रहा है, काम बना नहीं बॉडी से, तो वो मेनियक हो जाएगा।
इफ द राइट साइड इज अफेक्टेड मोर, और यदि राइट साइड डिफेंस लेता हुआ इंसान आ रहा है तो आप शुरू में कह सकते हो कि ये बंदा डिप्रेशन में जा सकता है। अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा आ रहा है दीपशिखा, या गैस्ट्रिक जी। अल्सर आ रहे हैं, या कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड पैथोलॉजी आ रही है, तो आप ये बिल्कुल पक्का उम्मीद लगा सकते हो कि अगर ये डिजीज सप्रेस हुआ और ये कॉर्पोरियल टू मेंटल गया, शरीर से दिमाग की तरफ बढ़ा, तो ये डिप्रेशन में जाएगा कोरोनरी आर्टरी वाला आदमी। बाइल डक्ट और पैंक्रेटिक डक्ट, एक्सक्रीटरी डक्ट जिसकी नोल है, ये डिप्रेशन का शिकार होएगा आगे चल के। और यदि ऊपर वाला लेफ्ट फेमिनिन साइड के आपको पहले से मरीज में लक्षण दिख रहे हैं, तो आप सीधा अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपका मरीज यहाँ मेनिया की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डिजीज कॉर्पोरियल टू नॉन कॉर्पोरियल हो रहा है, बॉडी से माइंड पे जा रहा है। ये सप्रेशन का भी एक वो ले सकते हो, है ना। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। कह रहे हैं इफ द राइट साइड इज अफेक्टेड मोर इट इज टुवर्ड्स डिप्रेशन। इफ द कॉन्फ्लिक्ट स्विच बिटवीन द टू, यदि दोनों के बीच में है तो द पर्सन इज मैनियक डिप्रेसिव। और कई बार ऐसी स्थिति मिलेगी कभी मैनियक हरकत करता है, कभी डिप्रेशन में चला जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों तरफ स्विच कर रहा है। इसका डिफेंस मतलब ये कंफ्यूजन है, बल्कि ये कंफ्यूजन वाला रूब्रिक यहाँ आ जाएगा कि ये कंफ्यूज है, कभी तो ये ताऊ बन जा और कभी ये ताई बन जा। रिएक्शन में कभी मेल बन जा, कभी फीमेल बन जा। तो ये जनरली जो दिक्कत आएगी, ये आएगी जब ट्रांजिशन पीरियड ऑफ लाइफ होगा, जैसे प्यूबर्टी की एज में आ सकती है या फिर मीनोपॉज की एज में आ सकती है, बिल्कुल, है ना। तो मेनोपॉज में मैनियक डिप्रेसिव जैसा भाव अगर मिल रहा है तो वो पैथोलॉजिकल नहीं है, वहां अभी एक सेटअप चेंज हो रहा है। और ऐसे ही अगर इधर प्यूबर्टी की तरफ मिलता है तो यहाँ भी ये पैथोलॉजिकल नहीं है, यहाँ भी अभी ये फिजियोलॉजी सेट हो रही है एक तरफ को, वहां ये भी ध्यान रखना है जी। जी जी जी। हाँ, तो इससे बहुत अच्छा सा एक वो मिला हमें फील। तो एक लाइन, दो लाइन और है इसी की, कह रहे हैं देयर आर मेनी डिफरेंट वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू विच रिलेज आर कंक्रीटली अफेक्टेड एंड हाउ स्ट्रांगली। बहुत सारे वेरिएशन मिल सकते हैं, मैं कई सारे डिफरेंट उससे पता अकॉर्डिंग टू कौन सी रिले शामिल है, कौन सी अलग अलग या स्ट्रांगली अफेक्टेड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिप्रेसिव और मैनियक ऑटिस्टिक पर्सन। कई बार डिप्रेसिव ऑटिस्टिक पर्सन मिल सकता है, कई बार मैनियक ऑटिस्टिक पर्सन मिल सकता है। मैनियक ऑटिस्टिक पर्सन को या बच्चे को क्या बोल देते हैं हम, ADHD, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये मैनियक ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है जनरली, मैनिया जैसी हरकत करता है ना, हाइपर एक्टिव है जी। हाँ, और कई ऑटिस्टिक चाइल्ड बिल्कुल गुमसुम से बैठे रहते हैं, चुपचाप दबे दबे से, तो वो डिप्रेसिव ऑटिस्टिक पर्सन होंगे या बच्चे होंगे। एज वेल एज मैनियक डिप्रेसिव माइथोमैनियक। माइथोमैनियक्स का मतलब होता है, माइथोमैनियक देखना पड़ेगा बेटा, मैंने लिख नहीं रखा। और इसमें मतलब इसमें जो होता है माइथोमैनियक, उसमें ये लिखा है कि एक सेकंड बताता हूँ आपको, कि जो बहुत ज्यादा झूठा होता है या फिर थोड़ा उसके अंदर आपको कुछ फैंसी या कपटवादी नजर आता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, सिम्प्लिस्टिक जो है वो एग्जैजरेशन, इसमें कि एक एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल टेंडेंसी होती है एग्जैजरेट करने की या झूठ बोलने की। अच्छा, बढ़ा चढ़ा के बातों को बताना, हाँ, या छुपा लेना है। पैथोलॉजिकल लायर। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लायर, पैथोलॉजिकल लायर या कॉन्स्टिट्यूशनल लायर। इसमें ये लिख रहा है कि सी बिलो, नीचे देखो, तो नीचे तो कहीं इसमें नजर आ नहीं रहा मुझे। इसका गूगल मीनिंग निकाल लेते हैं। ये मतलब वही लिखा, यही है। हाँ जी, क्या है, क्या जिसमें इसमें लिखा है कि ये एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति में लगातार झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, जो किसी भी तरह से लाभप्रद नहीं होती। ये रोग या विकार जो किसी व्यक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताना या झूठ बोलने की आदत डाल देता है, उसे
माइथोमेनिया कहते हैं। ओके, झूठ बोल नेक्स्ट लगातार पेज में झूठ दिया बोल। हुआ है माइथोमैनिक कॉन्स्टलेशन करके, हाँ, नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है ओके 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 3 राइटिंग में। ओके ओके ओके। नेक्स्ट है निम्फोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया, और ये क्लिप्टोमेनिया को कह रहे हैं क्या साहब? माइथोमेनिया। ये बस उसमें तो 318 पे, चुराने का होता है, अच्छा अच्छा चोरी अच्छा, करना। ये है 318 पेज पे। माइथोमेनिक, बिल्कुल बिल्कुल। माइथोमेनिक कॉन्स्टिलेशन में क्या होता है? टॉक्स ए लॉट एंड वेल, यूजुअली इन गुड मूड, फनी, वेरी रिलायबल, ऑफन पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, राइटर्स, प्रीस्ट्स, कम्युनिकेशन कोच, प्रेजेंटर्स, कॉमेडियंस। ओके, ये है ज्यादा बोलना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, बल्कि लायर लायर सा नहीं लग रहा, बल्कि इसमें यह है जैसे वो है कपिल कॉमेडी नाइट्स, हाँ कपिल हाँ कपिल कॉमेडी नाइट्स, या सिद्धू जी, नवजोत सिद्धू, ये एक्सट्रोवर्जन वाले जो लोग हैं, या पॉलिटिशियन बढ़ा चढ़ा के जो बात करते हैं, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट जो है, राइटर्स हैं जो बहुत ये बेसिकली मेगेलोमेनिया टाइप का है ये माइथोमेनिया। जैसे कोई भी चीज को, हालांकि मेगेलोमेनिया नहीं है, यहाँ मेगेलोमेनिया की तरह से एक्सट्रोवर्जन आ रहा है दीपशिका यहाँ पर। बस इसमें क्या है कि ये जितने भी देखिए लोग हैं ना, इनका काम है, इनके पास अच्छा शब्द भंडार होना चाहिए, इनको हाँ बोलना बहुत है। तो हाँ बोलना जो है, जब जब बोल रहा है तो वहां पे वो कोई सीमा नहीं है, वो इतना एग्जैजरेटेड बोल रहा है। जैसे पॉलिटिशियन को भी बोलना है, हाँ कपिल शर्मा को भी बोलना है, अगर या सिद्धू जी को भी बोलना है, तो ये सारे कैसे बोलते हैं, हमेशा जरूरत से ज्यादा ही बोलते हैं ना, जितना हाँ जो सच है वो हाँ उससे एग्जैजरेटेड। तो जब हाँ एग्जैजरेटेड हो रहा है कहीं, तो कहीं ना कहीं झूठ तो उसमें इन्वॉल्व हो ही रहा है। हाँ, लेकिन मजे की बात है कि इंटेंशन तय शब्द होना। झूठ नहीं आया ना बेटा, बात ये हो रही है। हाँ आप सही हो, हाँ हाँ लेकिन इन्होंने पॉलिटिशियन कह के, जर्नलिस्ट कह के, राइटर कह के, कम्युनिकेशन कोच कह के, लेकिन बल्कि ये कहा वेरी फनी, वेरी रिलायबल। हाँ। दीपशिखा, इसमें ये ना गूगल में ऐसे इसका मीनिंग लिखा है कि एक एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल टेंडेंसी। हाँ, एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल हो सकती है बेटा। हाँ अति से भला न बोलना, अति से भली न चूक। तो अति से भला न बोलना, हाँ, आगे क्या? बस इसमें 2 ऑप्शन दे रखा है कि या तो टू एग्जैजरेट ओके और 10 लाइज, या तो एग्जैजरेट कर रहा है या झूठ बोल रहा है। ओके, अच्छा, या तो एग्जेजरेट कर रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। हाँ जी। भाव आपका और समाहित है इसमें कि जो बंदा ज्यादा बोलता होगा, बढ़ा चढ़ा के बात करता होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपना जो ट्रैक है उसे छोड़ सकता है वो, है ना? हाँ लेकिन जी। हाँ, लेकिन एग्जेजरेशन ज्यादा है इंटेंशन, इसमें, एग्जेजरेशन भाव ज्यादा। जी। इसमें जरूरी नहीं कि वो इंटेंशन इन्वॉल्व हो झूठ बोलने का, पर वो बोलते बोलते कुछ चीजें सच नहीं होंगी, ऐसा वाला स्टेट हो सकता है। ओके, लेकिन देखो मजे की बात है, माइथोमेनिया के कॉन्स्टिलेशन में इन्होंने कहा टॉक्स ए लॉट एंड वेल, है, हाँ यूजुअली इन ए गुड मूड, और कॉमा लगा कह रहे हैं फनी, कॉमा वेरी रिलायबल, हाँ, है ना? ये थोड़ा हाँ, हाँ जी। ये वर्ड जो है ये यहाँ पर हमें समझना है। बस बस ये वेरी रिलायबल है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के लिए नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं कि आपको लगेगा कि एकदम रिलायबल है। हाँ, ये भी हो सकता है। और पता है ये किसकी स्पीच होती है ऐसी, कौन होता है ऐसा? वो ऐसा लैकेसिस होता है। लैकेसिस के बारे में ये सुना जाता है कि ये माहौल बना देता है, ये महफिल जीत लेता है डॉक्टर श्रे। लैकेसिस जब बोलेगा, एक तो बोलेगा बहुत ज्यादा, और थ्रेड में बोलेगा, और फनी, मतलब कहने का मतलब है ये माइथोमेनिया और लैकेसिस बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरह से। लैकेसिस की बात यह है कि वो बोलता बहुत है, लेकिन थ्रेड नहीं टूटता, और समा बांध देता है, लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। अच्छा, अब पेरिस क्वाड्रिफोलिया बोलेगा तो वो ऊल जलूल बोलेगा बहुत, लेकिन कोई तारतम्यता नहीं होगी पेरिस की। सल्फर भी है, सल्फर भी कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां,
सल्फर भी, जो एग्जैजरेशन सल्फर का भी नहीं वो होता है कनेक्टेड, लेकिन लैकेसिस की लोकेसिटी, लैकेसिस का बहुत ज्यादा बोलना, उसका ऑन द ट्रैक होता है। हालांकि उसमें एक रूब्रिक आ रहा है कि सब्जेक्ट चेंज रैपिडली, वो अलग है, लेकिन इसकी लोकेसिटी की बात करें तो वेरी रिफाइंड लोकेसिटी इसकी होती है, वेरी ट्रैक में भी होती है। सब्जेक्ट बदलता होगा लेकिन सब्जेक्ट को पूरा करके छोड़ता होगा दूसरी तरफ, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लेता होगा, फिर तीसरा, ऐसा भाव इसमें आ रहा है। हाँ, हमें बस एक एग्जांपल याद आ रहा है, मेरे हस्बैंड बताते हैं, इनके कोई फ्रेंड है तो वो बोलते हैं कि उनके सामने आप कोई भी टॉपिक छेड़ दो, हाँ तो वो, आप जैसे आपने बोला मेरा आरओ खराब हो गया है, ठीक है, तो वो आरओ आपका क्या होगा, वो आरओ के हर पुर्जे से लेकर के वो चीजें ऐसे बनाएंगे और उस कहानी में वो खुद प्रेजेंट रहते हैं कि उन्होंने किया और उन्होंने ऐसा किया। और जो नहीं सुनने, मतलब जिसने पहली बार सुना है उसको लगेगा कि हाँ इनको सब कुछ पता है और ये जरूर है, वो कहीं से उसको वो कहानी को डेट और मौसम, कि वहाँ मौसम ऐसा हो गया, बारिश हो गई, फिर थोड़ा सा भीग गए, फिर सुखाड़, मतलब ये ऐसी चीजें, इंसिडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कि लोग पता नहीं कर पाते। हाँ, तो ये उनके अंदर ये पैथोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है उनका स्वभाव। जी। और क्योंकि ये लोग फ्रेंड्स हैं, बहुत दिन से जानते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं से एक आध जगह से पता चल जाता है। हाँ तो अदरवाइज अगर जिस इंसिडेंट में ये इन्वॉल्व नहीं है तो वो ऐसा बोलते हैं कि कहीं से पता ही नहीं चलेगा कि वो झूठ है। हाँ ये हमें वैसे ही लग रहा है कि सुनने में ऐसा लगेगा कि बहुत रिलायबल है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये वैसे लिख रखा है, मुझे मिल गया है डॉक्टर जी का, जो आप बोल रहे थे वही लिखा है। एन एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल टेंडेंसी टू एग्जैजरेट, फुल स्टॉप लगाया हुआ, उसके बाद टेल लाइज, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये हालांकि देखो, बात हम पैथोलॉजी की करें तो ये मैथोमेनिक कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे शराब पी के हो चाहे नॉर्मल बिहेवियर में हो, ये है तो डिजीज ही, नॉर्मल तो ये है नहीं, है ना। तो इसे एसेंट्रिसिटी में डाल सकते हैं क्या, एसेंट्रिक, एक्सेंट्रिसिटी बस ये एग्जैजरेशन का ही कोई रूब्रिक होगा। एग्जैजरेशन होते ही तो वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, तो ये बाद में जाके एक्सेंट्रिक हो जाता होगा। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो मुद्दे से हट जाना, और जो बोलता जा रहा है तो मुद्दे से हटने की संभावनाएं तो ज्यादा है ही। हाँ, हो सकता है बस, या तो ये इसको वो टॉपिक जो दिया उसी टॉपिक पे ये एकदम बोलते बोलते बढ़ा चढ़ा के इसको कहीं और तक ले जा, कहीं, मतलब हाँ उस पे भी रह सकता है, हो सकता है कहीं और भी ले जाए, दोनों हाँ एसेंट्रिसिटी हाँ। और तो कहीं और ये मैथोमेनिक जो है फिजियोलॉजी से लेकर के पैथोलॉजी की तरफ भी जा सकता है एक्सेंट्रिक के रूप में। ओके, चलो खैर, अच्छा निकला ये भी पॉइंट। तो कहाँ पर थे हम इसमें, सी बिलो एग्जाम्पल, कौन से पेज पे, पेज नंबर तो अपना ये 230 ही है ना बेटा, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल तो ये मैथोमेनिया कहाँ से गया था, किधर आ गया था? हम लोग मैस्कुलिन 316 पे पढ़ रहे थे अच्छा ना, तो अच्छा हम वहां से यहाँ गए, देखो मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो हाँ, 316 पे तो हो गया था ना पूरा, जी या रह गया कुछ एक आध बात? ये हो गया। तो हम वापस चल रहे हैं उधर अपना पेज नंबर 230 पर। तो वहां एग्जाम्पल में कह रहे हैं, एग्जाम्पल नॉट नोइंग वेयर वन शुड ड्रॉ द लाइन, नॉट नोइंग हाउ टू डिफाइन वन सेल्फ। उदाहरण के तौर पे एक अपनी हद नहीं खींच पा रहा बंदा कि मेरी हद कहाँ तक है ना। देखो हो गया ना मिथोमेनिक, ड्रॉ अपनी लाइन, मेरी हद कहाँ तक है, मैं कहाँ तक रुक जाऊं बोलते बोलते, मैं अगर यहाँ नहीं रुक पा रहा हूँ, क्रॉस कर जा रहा हूँ, तो मैं उधर पहुंच गया। फिर तो वो बंदा जानता ही नहीं है कि मेरे को अब लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, अपनी हद कहाँ सीमित करनी है, मैं नहीं जानता कि मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करूं। ए चाइल्ड डजंट हैव हिज ओन रूम, कोई बच्चा है उसे अपनी जगह या अपना रूम ही नहीं डिसाइड कर पा रहा वो। अच्छा, अगर कोई बच्चा है वो अपना रूम डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो वो सीना टाइप का निकलेगा,
कैमिमुलेट है, वो कहते हैं ना सीना को गोद में ले लो तो उधर जाओ तो वहां जाओ। बच्चा होता है ना, वो चैन से रहता ही नहीं, उसे यही नहीं पता। अच्छा, कई बार क्या होता है, बच्चे को देखते हैं कि डॉक्टर साहब इसका पता ही नहीं, इसे चाहिए क्या, जो मांगता है देवे तो फिर मना कर दे, फेंक दे। हाँ 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 तो ये सब ऐसे स्वभाव मिलेंगे बच्चों के। ए चाइल्ड डजंट हैव हिज ओन रूम, उसे पता ही नहीं है बच्चे को कि मेरे को आखिरकार क्या चाहिए। रूम का मतलब है क्या चाहिए, एक तरह से उसकी जगह कहाँ है। नेक्स्ट है, ए वोमेन इज चीटेड ऑन बाय हर हस्बैंड इज इक्वल टू टेरिटोरियल मार्किन कॉन्फ्लिक्ट गोज टू अननोटिस्ड सेल डिग्रेडेशन ऑफ द रीनल पेल्विस। As she finally decides to leave him, she comes into healing and goes to restoration of the squamous epithelium of the renal pelvis is equal to pyelonephritis. Very good. एक महिला है जिसको चीट किया उसके हस्बैंड ने, तो उसकी टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट की शिकार हुई। टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट आया जो फिर आगे एक्टिव फेस में बढ़ा, अननोटिसली सेल डिग्रेडेशन हुआ रीनल पेल्विस का। जैसे ही फाइनली उसने उसको अपने हस्बैंड को छोड़ने का डिसीजन ले लिया तो वो हीलिंग में आई, जिसकी वजह से फिर रेस्टोरेशन ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द रीनल पेल्विस हुआ, जिसकी वजह से फिर डायग्नोसिस हो गई उसको पाइलोनेफ्राइटिस की। तो हमारे पास जब आएगी महिला पाइलोनेफ्राइटिस की, तो अगर हम उसको अच्छा सा मैनेजमेंट दे के रखें तो वो तो अपने आप ही हील हो जाएगी कुछ समय में, या ऐसा कोई भी पेशेंट। ये नॉलेज इस तरह से भी मदद करेगी डॉक्टर सर हमारे क्लिनिक पे, अगर हम और रिफाइन प्रैक्टिस करेंगे। अब ऐसे केस में हम अपनी मेडिसिन तो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वो नहीं तो हम इसमें समय के साथ साथ ये पेशेंट सही हो जाएगी, हीलिंग में है ना। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ए वोमेन मैरीज इनटू ए फैमिली इन विच शी डज नॉट फील राइट, शी डज नॉट नो वेयर हर प्लेस इज, शी नो लॉन्गर हैज हर ओन रिल्म इज इक्वल टू टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट। एक महिला है जिसकी किसी फैमिली में शादी हुई है, उसे अच्छा लगा ही नहीं, एक तरह से वो अपनी जगह उसे मिली नहीं उस फैमिली में, वो ये जान नहीं पा रही थी कि उसकी जगह कहां पर है इस घर में। सी नो लॉन्गर हैज हर ओन रिल्म, वो उसका अपना क्षेत्रीय, अपना दायरा, अपनी जगह, उसको अपना वजूद एक तरह से नहीं नजर आ रहा। अपना रिल्म का मतलब संसार है, अपनी दुनिया, अपनी दुनिया, मेरी दुनिया कहाँ है, इसलिए वो टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट में जाएगी और उसको फिर यही पाइलोनेफ्राइटिस या यूटीआई वगैरह अक्सर रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ए सेल्समैन हैज ए पार्ट ऑफ हिज सेलिंग एरिया टेकन अवे बिकॉज ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ सेल्स इज इक्वल टू टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट। सेल्समैन से उसका सेलिंग एरिया ले लिया गया कि भाई तू इधर ना अच्छा वो नहीं दे रहा, सेल्स नहीं ला रहा, तू इधर से सेल नहीं बढ़ा रहा कंपनी की इस एरिया में, तेरे से ये वापस ली जाती है, तो वो बंदा टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो सकता है। टिश्यू इसमें इन्वॉल्व होगा रीनल पेल्विस म्यूकोसा यूरोथीलियम, जो कि कंट्रोल होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से और एक्टोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनता है। रीनल पेल्विस म्यूकोसा यूरोथीलियम। ओके तो देखो डॉक्टर दीक्षिका, कई बार ना जो अपना स्टोन है ना रीनल कैलकुलाई, अगर रीनल कैलकुलाई नीचे कैलिक्स में पड़ी है, पोल होते हैं ना, अपर पोल, मिडिल पोल, लोअर पोल, ठीक है, यदि इधर ये कैलिक्स में आके पड़ी है, पेल्विस में पड़ी है, तो यहाँ पर एक तरह से उसकी टेरिटरी, उसका बिजनेस, उसका हिस्सा, उसका पार्ट, उसके जहां उसका हिस्सा था। मेरे पास एक पेशेंट और आया था, मुझे याद आ रहा है इसको पढ़ते पढ़ते, बेसिकली उनका लोहे का व्यापार है, और लोहे के व्यापार में क्या हुआ कि उसको पार्टनर वो अलग अलग हो गए और वो संतुष्ट नहीं था कि मुझे जो है वो हक नहीं मिला मेरी कंपनी में, मेरी फैक्ट्री में, और उसको रीनल स्टोन था बेसिकली, और स्टोन इसी एरिया में था। तो यहाँ पर उसका हालांकि स्टोन है, लेकिन ये स्टोन भी
जहां पड़ा है, तो ये उससे भी जुड़ गई थी बात जा करके, उसकी टेरिटरी से, उसकी साथ में उसका, मान लो अब ये यहाँ ये जुड़ सकता है अगर अमित शर्मा होता कि भैया ये पता करते कि फाइनेंशियल तो उसका कुछ नहीं रह गया, क्योंकि करेंसी से, मनी से जुड़ी होती है ये भी, स्टोन भी, कि फाइनेंशियल जी, लॉस, जी, वो अपनी टेरिटरी वहां दे ढूंढ रहा है या वहां अपना फाइनेंशियल लॉस ढूंढ रहा है अलग होने से। तो अगर हो सकता है यहाँ फाइनेंशियल लॉस हो, लेकिन थी उसे इसी एरिया में, लोअर मतलब कैलिक्स में थी, कैलिक्स में थी वो उसके स्टोन। और जिस बंदे को कैलिक्स में पड़ी हो, रीनल पेल्विस में पड़ी हो पथरी, तो उसमें दोनों भाव जरूर देख लेना। अच्छा, पाइलोनेफ्राइटिस में जलन होएगी, पेशाब में यूटीआई वगैरह की टेंडेंसी हो सकता है, हिमेच्यूरिया हो सकता है ना, आगे आ भी रहा है इसमें। हाँ बेटा, जी बॉस कुछ नहीं। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं या सेल डिग्रेडेशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं अल्सर होगा ऑफ द रीनल पेल्विस का, रीनल पेल्विस म्यूकोसा का, पता भी नहीं चलेगा जब वो अंदर अंदर सेल कम हो रही होंगी, सेल डिग्रेडेशन या अल्सर बन रहा होगा। रीनल कैलिसिस और यूरेटर, इसमें रीनल कैलिसिस भी शामिल हो सकती है और यूरेटर की भी, अंदर म्यूकोसा, यूरेटर भी वो हो सकता है डायलेट, अल्सरेटेड हो सकता है, यूरेटर की भी इनर लाइनिंग सेल डिग्रेडेशन में इसलिए जा सकती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास करे और अपनी टेरिटरी को मार्क करे। अच्छा, मजे की बात यह है कि दीपशिका जब ये यूरेटर हीलिंग में आएगा तो फिर यही यूरेटर स्ट्रक्चर में आ जाएगा बन जाएगा, बाद बिल्कुल में। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए कि साहब इसको यूरेटर स्ट्रक्चर हो रखा है या यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो रखा है, तो इसका मतलब वो हीलिंग में कुछ ज्यादा क्रॉस कर गया उधर को, प्रपोर्शन हीलिंग नहीं हो पाई, कई बार बाद में ऐसे भी हो जाता। फिर कह रहे हैं इंक्रीज अर्ज टू यूरिनेट, यूरिनेशन की अर्ज बढ़ जाती है यहाँ। नो पेन देयरफॉर मोस्टली अनडिटेक्टेड, पेशाब बार बार आएगा ये पहचान है, लेकिन दर्द नहीं रहेगा, इसलिए ये मोस्टली अनडिटेक्टेड रहता है। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका, द रिमूवल ऑफ सेल इंक्रीजेज द ल्यूमन which goes to improved elimination of urine so that the territory can be marked better। रिमूवल होगा या सेल का ल्यूमन बढ़ाने के लिए, ताकि एलिमिनेशन ऑफ यूरिन जो है वो इंप्रूव हो जाए, ताकि टेरिटरी को मार्क कर सके ढंग से इंसान। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ यूरोथीलियम होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस, ब्रैकेट में कह रहे हैं पॉसिबली कैंसर ऑफ द रीनल पेल्विस, कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुसार यहाँ हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, एंड ब्लड इन द यूरिन, हिमेच्यूरिया भी हो सकता है हीलिंग फेज में। थ्रू द सिंड्रोम द फ्लो ऑफ यूरिन कैन बी हैम्पर्ड ड्यूरिंग द हीलिंग फेज। सिंड्रोम अगर यहाँ जुड़ गया 4 सेकंड वाला, तो वहाँ स्वेलिंग ज्यादा आ जाएगी, फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से यूरिन का फ्लो यहाँ हैम्पर होने लगेगा हीलिंग स्वेलिंग की वजह से। खास करके बात पीछे आ रही थी, एक जगह पढ़ते चले आ रहे थे, जब हीलिंग फेज 1 में अगर सिंड्रोम आ जुड़ा, हीलिंग फेज 1 के साथ सिंड्रोम का जुड़ना ज्यादा खतरनाक होता, क्योंकि हीलिंग फेज 2 में तो डिस्चार्ज फेज होती है और हीलिंग फेज 1 होती है एक्यूमुलेटिंग फेज, फ्लूइड एक्यूमुलेटिंग। तो एक्यूमुलेशन कुछ तो हीलिंग का था और कुछ हो गया सिंड्रोम की वजह से, केसीटी की प्लस, तो 1 + 1 डबल हो जाता है यहाँ स्वेलिंग। हीलिंग क्राइसिस में करें, क्रैम्प्स आएंगे, किडनी कॉलिक आएगा, सीवियर पेन आएगा, चिल्स, ब्लड इन यूरिन आएगा। ड्यूरिंग द कॉलिक, ब्रैकेट में करें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेटर मसल्स होगा, किडनी ग्रेवल और कैलिक्स स्टोन आर प्रेस्ड थ्रू द नेक ऑफ द रीनल कैलिक्स इनटू द रीनल पेल्विस और थ्रू द यूरेटर इफ देयर आर प्रेजेंट। अच्छा देखो, यहाँ किडनी की जो स्टोन है ऐसे शामिल होएगी यहाँ। अब मजे की बात है, ये कैलिक्स के अगला वाला पार्ट रीनल पेल्विस है, कैलिक्स और पीछे रह गया। हाँ, ये और क्लियर हो गया मुझे। किडनी ग्रेवल अगर है, अगर पहले से पड़ी है पथरी, कैलिक्स स्टोन पड़ी है, जो मैं कहता हुआ चल रहा था, और वो प्रेस हो गई रीनल पेल्विस की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से, तो अब ये यूरेटर की थ्रू की तरफ को बढ़ेगी अगर है रीनल पेल्विस। अब एक तरह से पथरी निकलने की तरफ भी आएगी एक तरह से। कई बार पथरी निकलने के लिए दर्द हो जाता है, किसी को पड़ी है और अचानक पता चला यूरेटर में पेन, मतलब पेन हुआ
और पता चला पानी वानी खूब पिलाया तो अगले दिन पथरी निकल गई। तो उसका बेसिकली वो हीलिंग फेज में कॉन्ट्रैक्शन था, और जिसकी वजह से वो रीनल पैल्विस में होती हुई, यूरेटर में होती हुई पथरी बाहर हो जाती है। ठीक है जी। थेरेपी में कह रहे हैं इफ द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग, इफ इट रिटर्न्स आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक एंड रिजॉल्व देम। गाइडिंग थॉट यहाँ लेना होगा, अगर बार बार आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट तो लेना होगा गाइडिंग थॉट का आई हैव डिसाइडेड, आई नाउ नो व्हाट आई वांट। मैंने ये तय कर लिया, मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ, मैं ये जान चुका हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, क्लियर हो गई मेरी चाहत। मैं कंफ्यूजन से बाहर आ गया एक तरह से। माई टेरिटरी इज माई रियलम, मेरा जो टेरिटरी है वही मेरी दुनिया है एक तरह से। आई ले डाउन द बॉर्डर्स एंड दे विल बी रेस्पेक्टेड, मैं अपने बॉर्डर तय कर लिए मैंने, और वो उनका सम्मान होगा, उनका सम्मान भी होगा। कहते हैं ना, मैंने अपनी हद तय कर ली और इस हद का सम्मान रखा होना चाहिए भाई। टी में कह रहे हैं सेज, कैनबेरी लीव्स, रोज हिप, लोवेज, हॉर्सटेल, कोलोइडल सिल्वर इंटरनली, ड्रिंक ए लॉट स्पेशली natural beer, possibly antibiotics if the healing phase is too intense। ओके, एंटीबायोटिक दी जा सकती है हीलिंग फेज अगर ज्यादा हो। और देखो बियर की जगह यहाँ ये लोग बियर कह देते ना, बियर पी, स्पेशली नेचुरल बियर को पीने के लिए कहा गया है अगर आपका रीनल पैलिस में इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन। नेचुरल बियर तो ये ताड़ी होती होगी अपने हिंदुस्तानी बियर। चलो खैर, तो ये था एसबीएस ऑफ द रीनल पैल्विस का पहला हेडिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल पैल्विस, पाइलोनेफ्राइटिस या कैंसर ऑफ द रीनल पैल्विस। एक छोटा सा पार्ट इसका रह रहा है, एनलार्जमेंट ऑफ द रीनल पैल्विस, सैकुलेटेड किडनी, ये दूसरा हेडिंग है। इसको पाइलेक्टेसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोल देते हैं। एसबीएस ऊपर वाला होगा सेम, टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट, नॉट बीइंग एबल टू मार्क ऑफ द टेरिटरी बॉर्डर, यही होगा। इसके पीछे भी अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, फेस है या हीलिंग फेस, अंतर इतना होगा बस डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय एंड यहाँ ये हैंगिंग हीलिंग में होगा अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रखा है। एनलार्जमेंट ऑफ द रीनल पैल्विस और द यूरेटर यूजुअली इन कनेक्शन विद द किडनी स्टोन which goes to necrosis of the basic tissue of kidney, narrowed parenchyma seen caused by blocked urine flow। एक तो इसमें कंडीशन होगी हाइड्रोनेफ्रोसिस में हैंगिंग हीलिंग, एनलार्जमेंट होगा रीनल पैल्विस का और यूरेटर का, और यूजुअली इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मिलेगा किडनी स्टोन से। और क्योंकि फिर बोलते हैं, कहते हैं ना हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रखा तेरी गुर्दे खराब हो जाएंगे, तो वो ये है कि नेक्रोसिस ऑफ द बेसिक टिश्यू भी हो सकता है यहाँ अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस की। किडनी नैरोड पैरेन्काइमा, SPAM सीम कह रहे हैं, कॉज्ड बाय ब्लॉक्ड यूरिन फ्लो की वजह से एक तरह से यहाँ नेक्रोसिस और बेसिक टिश्यू किडनी हो सकती है इस कंडीशन में। थेरेपी में फिर कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ सो दैट द हैंगिंग हीलिंग कैन कम टू एन एंड। और सी also therapy of the kidney below, इसमें किडनी की थेरेपी भी देख सकते हो। और किडनी थेरेपी में कह रहे हैं कि अगर रीनल कोलिक है तो वहाँ गर्म माहौल दिया जाए, फिजिकल एक्सरसाइज करी जाए। रीनल कोलिक में मसल्स रिलैक्सिंग एजेंट दिए जाए, पेन किलर दे सकते हो, ड्रिंक सफिशिएंट प्योर और सॉफ्ट वाटर हो, फूड एल्कलाइन डाइट लो, स्पेशली सेलरी, कैरेट, कोकुम्बर, स्क्वैश, एस्पेरेगस, स्ट्रॉबेरीज, बीन्स। चाय में कह रहे हैं स्टिंगिंग नेटल, गोल्डन रॉड, birch leaves, funnel, seedwell, raspberry leaves, elderberry, ladies, bad straw, argemony and zoylite powder लो। juniper berry treatment according to NIP, begin with 4 berries per day, afterwards for 9 days take 1 more each day। ये कुछ जूनिपर साहब का ट्रीटमेंट है। हिल्डगार्ड एलिक्सिर of absinthe funnel mixed powder, massage the kidney area with camphor oil,
कर सकते हो यहाँ। रिलैक्स जोन मसाज, हॉट बाथ दे सकते हैं, सोना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑलवेज बी श्योर टू कीप द फीट वार्म, पैर गर्म रहने चाहिए। पॉसिबली हॉट फुट बाथ मदद करेंगे किडनी के इसमें दिक्कत में। बोरेक्स इंटरनली एंटीबायोटिक्स आर ऑफन वेरी हेल्पफुल फॉर ट्रीटिंग इंटेंस किडनी पेन। अगर इंटेंस किडनी पेन है तो वो एंटीबायोटिक कई बार मददगार होती है। लेविलाइट्स, ऑरिकम स्प्रे, एमएमएस कह रहे हैं ब्रैकेट में, द बेटर एंटीबायोटिक इन क्रॉनिक कोर्सेज, केन ब्रेड ड्रिंक, जियोलिथ, पलवर, इनरेलिच। द बेस्ट टाइम फॉर किडनी ट्रीटमेंट इज 5 to 7 PM। ये है हमारे लिए मजे की बात। बेस्ट टाइम फॉर किडनी ट्रीटमेंट तो शाम को 5 बजे से 7 बजे का, अगर ये जो करना है ट्रीटमेंट ये देना है तो ये शाम के टाइम ट्रीटमेंट अच्छा बताया गया शाम का समय। ठीक है जी, तो ये था आपका एसबीएस ऑफ द रीनल पेल्विस। अभी कुछ और हेडिंग है बाद में करेंगे, आज यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। राम राम बॉस, राम राम सभी को। राम 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 बोल। राम 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 जी, राम।